अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसने तस्वीर को देखा और मुस्कुरा दी। काफिले राह भूल जाते हैं। तस्वीर के नीचे लिखी ये इबारत दासाई के हाथ की थी, जिन्होंने बहुत बेतहाशा मोहब्बत की थी बाज़ल खान से, और हमेशा इतने ही वसूख से ये बात कहा करते थे, हमारा बाज़ल खान मोहब्बत करने के लिए ही बनाया गया है। वो इतना हसी है कि उसके हुस्न और जमाल की आबोताब के सामने निगाह नहीं ठहरती। ऐसा हुस्न के खालिक की तख्लीक पे प्यार आ जाए। हमेशा कितनी मोहब्बत हुआ करती थी दादी के लहजे में उसके लिए। जब हमारी याले बड़ी हो जाएगी तो हम इसका ब्याह बाज़ल खान से करेंगे। वो भी बाज़ल खान की तरह से खूबसूरत है ना दासाई? वो ठटक के पूछता और दासाई उसे झुक के चूम लेते। वो भी खूबसूरत है, मगर अपने बाज़ल खान की तो बात ही अलग है। उसका क्या मुकाबला? तो फिर बाज़ल खान अपने से कम खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करेगा। जवाबन वो नखुवत से कहता और दासाई हंसते जाते। फिर उसे प्यार भरी नज़रों से देखते और कहते, तुझसे ज़्यादा हसीन लड़की का मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है पुत्र। इसलिए याले से ही ब्याह कर लेना। इतना हसीन मनमोहना चेहरा बस एक हमारे बाज़ल खान का ही हो सकता है, जिसे देख के काफिले राह भूल जाए। काफिले राह क्यों भूल जाते हैं दासाई? वो मासूमियत से पूछता और दासाई मुस्कुराने लगते। खुदा जब किसी शाहकार को तख्लीक करता है ना पुत्र, तो उसकी मखलूक को खुद ब खुद ही उससे मोहब्बत हो जाती है। ये भी कुदरत वाले की एक कुदरत है। उसने हुस्न को हर किसी की कमज़ोरी बनाया है, जैसे मेरी कमज़ोरी। ये मोहब्बत जो है ना पुत्र, बड़ा ही बेपरवाह ओखा जज्बा है, पहाड़ों से नहरें निकलवा देता है। दादी कहते जाते और उनकी हर बात थोड़ा ही बाज़ल को समझ में आती थी। वो अगले ही लम्हे किसी खेल में मगन हो जाता और दासाई अपनी किताब के मुताले में। जबकि दूर खड़ी ये सब सुनती, याले सोचती रहती, काफिले राह कैसे भूल जाते हैं। फिर दासाई की वफात के बाद बाज़ल खान पढ़ाई के लिए हॉस्टल में ही मुकीम हो गया। वक्त गुजरता गया। वो एक बहुत आम सा दिन था जब वो अपने कॉलेज फेलो से नोट्स लेने उसके घर आया। उसकी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा एक बूढ़ी खातून ने खोला। अरसलान है, मुझे उससे काम था। बुढ़िया की बागौर जायजा लेती नज़रों से जुज़बुज़ होता वो गड़बड़ा कर बोला था, नहीं वो घर पे नहीं है। तुम कौन हो? मैं बाज़ल खान हूँ, वो आए तो उसे बता दीजिएगा। वो जाने को पलटा था जब बुढ़िया ने बेसाख्ता पुकारा, अंदर आ जाओ, उसका इंतज़ार कर लो, आता ही होगा। उन्होंने उसे बुलाकर चाय भी पिलाई थी। तभी थोड़ी देर बाद अरसलान भी आ गया। उसे देख के वाकई हैरान हुआ। मुझे दादी ने बिठा लिया था यार चाय पे। उसके कमरे में आकर वो मज़े से बोला, तुमने कौन सा सहर फूंक दिया उन पे? वो तो किसी अनजान को घर के आस पास भी फटकने नहीं देती। अरसलान की हैरत कम होने में नहीं आ रही थी। उसने कंधे झुका दिए। पुत्र, तू इतना सोना है, फिल्मों में क्यों नहीं काम करता? जब वो वापस आ रहा था, दादी के इस सवाल पे उसका कहकहा छूट गया, मगर तब इस बात को हंसी में उड़ाते हुए उसने गुमान तक न किया था कि कभी वो सचमुच फिल्मों में काम करने लगेगा। दौरान तालीम ही उसे फिल्म में काम की ऑफर हुई थी, जिसकी बुनियादी वजह उसका बेतहाशा मर्दाना हुस्न वजाहत था। बाज़ल खान ने इस ऑफर को कबूल किया और किसी के इल्म में लाए बगैर पहली फिल्म साइन कर ली, जो बॉक्स ऑफिस पे पाकिस्तान की तारीख में कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई। और यहीं से गोया उसकी शोहरत और कामयाबी का आगाज़ हो गया। उसे धड़ाधड़ फिल्मों में साइन किया जाने लगा। रातों रात में वो सेलिब्रिटी बन गया। मगर घर वालों की तरफ से उतना ही शदीद रिएक्शन सामने आया था। बाबा तो बाकायदा नाराज़ हुए और उसे कभी हवेली में ना घुसने का हुक्म सुना दिया। साथ ही आग करने की भी धमकी दी। वह ऐसा लाजमी कर गुजरते जो उसकी माँ आड़े ना आ जाती। ये अम्मा ही थी जिन्होंने अपनी मुसलसल कोशिशों से बाबा के दिल को उसकी तरफ से साफ किया था। उसकी पै दर पै कामयाबियों के झंडे गड़ते देखकर बाबा का दिल भी पसीज गया। वो भी उसे माफ़ करने पे मजबूर हो गए। नहीं किया तो याले आफरीदी ने, जो उसके सगे चाचा की बेटी और उसकी बचपन की मांग थी।
बाज़ल खान का भी इरादा ही कहाँ था उससे शादी करने का, ना उसकी याले से कोई जज्बाती वाबस्तगी थी। यूं भी उनके यहाँ पर्दे की सख्त पाबंदी थी और उसने तो बचपन के बाद याले को कभी देखा भी नहीं था। मगर उस सुहानी शाम जब उसकी बहन की शादी थी और वो उस रोज़ शूटिंग से फारिग होकर वापस हवेली आया था, चूँकि रोशाने के लिए ही सारी शॉपिंग करके लाया था, जब ही सीधा उसके कमरे में चला आया। रोशी, देखो कितनी खूबसूरत शॉपिंग की है तुम्हारे लिए, कि अब भी अपने लाला से खफार होगी। हाथों में मौजूद शॉपिंग बैग्स बेड पे उछालते वो फौरन बढ़कर खिड़की में खड़ी याले के गले में बाजू हमाल करता शौकी से बोला, मगर अगले ही लम्हे उसे झटका लगा था। वो करंट खाने के अंदाज में पलटी थी और तेजी से फासला बढ़ा दिया। बाज़ल खान तो उसके हुस्न की चकाचौंध से मबहूत रह गया, जबकि वो उसे तेज नसों से घूरती हुई कमरे से निकल गई। लाला, उसे सख्ते से रोशी की आवाज़ ने निकाला, जो उसी पल वॉशरूम से निकली। उसे देखकर खुशी से चीखी और आकर उससे लिपट गई। आप आ गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। रोशी उसका बाजू हिलाकर बोली तो वो जैसे चौंक गया। ये लड़की कौन थी? रोशी जो भी कमरे से गई। कौन? आप याले की बात कर रहे हैं? आपको जैसे पता नहीं कि वो आपकी मंगेतर है, वो शरारत से आंखें नचा के बोली और बाज़ल बुरी तरह से चौंक गया। यू मीन सरमत चाचू की बेटी? हाँ तो और क्या? वो हंसने लगी। कैसी लगी आपको? और इस सवाल पे वो मजीद झीम गया था। अब भी आपको इससे शादी नहीं करना? वो शरारत से पूछ रही थी। अरे ये मैंने कब कहा? वो हैरान हुआ। अम्मा बता रही हैं, आप बचपन में यही कहा करते थे, अपने से ज्यादा हसीन लड़की से शादी करेंगे। तो क्या ये नहीं है? नहीं, ये आपसे कम खूबसूरत है लाला। रोशाने वसूख से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। फिर भी अब मुझे इसी से शादी करना है। ओए होए, रोशी के लहजे में मायनी खेजी थी। वो मुस्कुराते हुए पलट गया और फिर बाज़ल खान ने अपना इंदिया बड़ों तक भी पहुंचा दिया। तभी रोशी की बारात वाले दिन ग्याले ने उसे रोका। इस सिलसिले को यहीं खत्म कर दे, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। वजह पूछ सकता हूँ? ये छोटी वजह नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करती। नापसंदीदगी की वजह? वो जैसे तैर से बिफरने लगा। और भी है, मगर सबसे अहम और बड़ी वजह आपका शोबिस में होना है, याले ने उसी अंदाज में कहा। बाज़ल खान ठंडा सांस भर के रह गया। तुम मेरी बचपन की मंग हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। याले के चेहरे का तनाव बढ़ने लगा। ये कानून कुदरत है बाज़ल खान के पाक दामन औरतों के लिए पाक दामन मर्द। मुझे ऐसा शख्स कैसे कबूल हो सकता है जिसका किरदार मशकूक हो? जिस गंदगी से मुंसलिक हो तुम, वहाँ हर किस्म की बुराई पे फख्र किया जाता है। गैर औरतों को इतने धड़ल्ले से गले का हार बनाए फिरते हो, और किस बुराई से बचे होगे? वो ताक ताक के तीर चलाती रही और जब्त करते करते बाज़ल खान का चेहरा अंगारा होता गया। और उस पल जब वो उसी नखुवत से पलट के जा रही थी, बाज़ल खान ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके से अपने मुकाबिल खींच लिया। अभी वो संभल भी ना पाई थी कि वो उसकी आंखों में झांक कर बोला था, बाज़ल खान ने हारना नहीं सीखा है। याले मैम, हम आपको जीत कर दिखाएंगे, चैलेंज करते हैं आपको। वो इस झटके से संभली नहीं थी कि वो उसे छोड़कर तनतनाता हुआ आगे बढ़ गया और वो जैसे अपनी जगह पे दांत पीसती रह गई। याले गो के अपनी हैसियत को अच्छी तरह जानती थी। उसके इनकार को तो तब भी अहमियत ना दी जाती अगर जो बचपन में बाज़ल के साथ उसकी मंगनी ना हुई होती। फिर अब तो सवाल ही पैदा ना होता था। बाज़ल खान के एक बार कहने की ज़रूरत पेश आई और उनके निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई। वो तो सिर्फ आंसुओं पे इख्तियार रखती थी, सो दिल खोल के आंसू बहाए। उन्हीं बहते आंसुओं के साथ वो बहुत हारी हुई कैफियत में थी जब बाज़ल खान बहुत इस्तेहकाक समेत उसके कमरे में चला आया था। बराबर बेड के किनारे पर टिकते हुए उसके आंसुओं को बहुत नरमी से अपने पूरों पे समेट के आहिस्तगी से गोया हुआ था। बाज़ल खान इतना अर्जा नहीं याले आफरीदी के बिना मांगे तुम्हें मिले और तुम रब से शाकी हो के रो पड़ो। इससे अंदाज़ा करो कि तुम मुझसे ज़्यादा कमतर हैसियत रखते हो मेरे नज़दीक, कि मेरे जैसी साबर और शाकिर लड़की भी रब से शाकी हो के रो पड़ी है। याले हवासों में आई तो उसका हाथ झटकते हुए नागवारी से बोली, एक दुनिया दीवानी है बाज़ल खान की, और तुम माय फुट, मेरे लिए तुम काबिल नफरत ही ठहरोगे। उसका लहजा हनूज जिद्दी था। बाज़ल खान ने बगौर उसकी आंखों को देखा और होंठों को सख्ती से भेंच लिया। एक बात याद रखना याले आफरीदी, बाज़ल खान कभी हारा नहीं है। अभी ही देख लो,
बना लिया ना तुम्हें अपना। उसके लहजे में मौजूद ज़ौम को महसूस करके याले जहरखंद लहजे में हंस पड़ी। मेरे वजूद पे अजारादारी हासिल करके तुम क्या समझते हो बाज़िल खान, फतह कर लिया मुझे? अरे बेवकूफ़, जीत तो दिलों की होती है और याले का दिल तुमसे हमेशा नफरत करेगा। सुन लो तुम। वो उसकी बात सुन के मुस्कुराया, फिर बहुत तहम्मुल से बोला, बाज़िल खान दिलों को जीतने के फन से आगाह है। ये नफरत मोहब्बत में बदल डालेगा, चैलेंज करते हैं। याले ने नखवत से सर झटक दिया। बाज़िल खान कुछ देर से तकते रहने के बाद उठ खड़ा हुआ। जा रहा हूँ। रुखसती इसलिए नहीं करवाऊंगा कि मुझे भी आपके वजूद को मोहब्बत के बगैर पाना अच्छा नहीं लगेगा, उसने जितला कर कहा और पलट कर चला गया। फिर 1 साल चुप चुपाते गुजर गया। बाज़िल खान फिल्मों में और भी मसरूफ होता चला गया। रमज़ान मुबारक का आगाज हुआ चाहता था। बाबा उसे गांव का चक्कर लगाने का कह रहे थे, मगर उसकी मसरूफियात ही खत्म होने में ना आती। मगर फिर वो अम्मा के इसरार पे गांव आ ही गया। रोशाने के यहाँ बहुत प्यारी बेटी पैदा हुई थी। एक बार फिर वो ढेरों तहाइफ के साथ आया था, जिन्हें पाक कर रोशाने खुशी से समा न रही थी। इस शोहरत और दौलत की चकाचौंध ने हमसे हमारा लाला छीन लिया। कितना कम दस्तयाब होते हैं। शादी के बाद अब देख रही हूँ। रोशी की शिकायतें खत्म होने में ना आ रही थी। वो बस सुनते हुए मुस्कुराया गया। शादी भी अधूरी की याले की वजह से ही भाग भाग कर आ जाते, वरना। रुखसती करा दें, अम्मा ने पूछा और उसने एक बार फिर टाल दिया। अलबत्ता याले से मुलाकात का इरादा जरूर बांध लिया था, मगर उसे चाचू की तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़ी। अगली सुबह जब वो हवेली के बाएं बाग में राइडिंग कर रहा था, उसने याले को गेट से अंदर आते देखा। स्याह बलोची कढ़ाई वाली चादर में उसकी दूधिया रंगत लश्कारे मार रही थी और वो अपने ध्यान में मगन थी। उसकी मौजूदगी से बेखबर रही और उसे मबहूत होकर तकते बाज़िल खान को अचानक शरारत सूझी। बाज़िल खान ने घोड़े को एड़ लगाई और दौड़ाता हुआ उसके नजदीक ले आया। टापों की आवाज पे चौंकते हुए मुतवज्जो भी हुई, मगर उसके इरादे को ना जान पाई थी। जब ही उसके झांसे में आ गई। अगले लम्हे वो हुआ था जो कम से कम याले के गुमान तक में नहीं था। उसके करीब लाकर घोड़े की रफ्तार हल्की करते हुए बाज़िल ने जरा सा झुककर याले को अपने बाजू के हसाड़ में लिया था और दूसरे पल वो उसे अपने साथ घोड़े की पुश्त पे सवार कर चुका था। याले हैरत और बेयकीनी से चंद लम्हों को हरकत भी न कर पाई, जबकि बाज़िल खान हंसते हुए उस पर झुका आया था। हेलो माय स्वीट हार्ट, कैसा लग रहा है पहली बार अपने शोहर के इतने नज़दीक आना? उसके शौक लहजे में मायनी खेजी थी। याले की हैरत तमाम हुई तो दिमाग को शदीद किस्म के हैजान और तनाव ने आन लिया। वो एकदम बिखरे हुए अंदाज में उसकी बाहों के हसाड़ में मचली। अरे रे, अपने साथ मुझे भी गिराओगे डार्लिंग? आराम से, प्यार से। हम आपके शोहरे नामदार हैं, कोई नामहरम नहीं। उसकी मज़ाहमत के जवाब में वो मसनूई खफगी और घबराहट से बोला तो याले का इश्तियाल और बढ़ गया। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई इस कदर घटिया हरकत की? उतारो मुझे फौरन। मैं तुम्हारी किसी फिल्म की हीरोइन नहीं हूँ जिसके साथ तुम जैसी मर्जी चीप हरकत कर गुजरो और मैं आगे से दांत निकाल कर तुम्हारी हौसला अफजाई करूं। वो दांत पीस के फुनकारी थी और बाज़िल से मुज़ाहमत करते हुए याले ने उसकी बाजुओं पे ना सिर्फ मुक्के मारे बल्कि नाखूनों से खरोंचा भी। बाज़िल खान ने ठंडा सांस भरा। तुम शोबिस वालों से इतनी मुतनफ़र क्यों हो आखिर? हाँ, काम करने वाला हर एक्टर या एक्ट्रेस लाजमी नहीं कि इतनी सतही सोच रखते हो, उसने गोया अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए कहा। बाज़िल, मुझे उतार दो प्लीज़। उस पर असर ना होता देखकर याले रूहान सी होकर बोली। खिफ़त, शर्म, गमो गुस्से से उसका बुरा हाल होने लगा था। अगर कोई देख लेता तो कितना गलत तासुर पड़ता उसका, और एक ये था, एहसास ही नहीं था गोया इसे। बाज़िल खान ने कुछ कहे बिना पहले घोड़े को रोका, फिर सहारा देकर उसे नीचे उतारना चाहा, मगर वो उसका हाथ झटकती खुद ही नीचे कूद गई और जब तक वो अंदर आया वो वापस जाने को भी तैयार थी। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बैठो ना। रोशी उसके उल्टे पैरों वापसी पे हैरान होकर बोली थी। बादल खान ने बगौर उसकी उठती गिरती पलकों की झालरों को देखा। पता नहीं किस एहसास से उसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो रहा था। नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी, उसने नरमी से कहा था और जाने को पलट गई। चलो मैं छोड़ाता हूँ, चाचू चाची से भी मुलाकात हो जाएगी। बादल खान की नजरें उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी।
وہ دروازے سے اس کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ اس زحمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جواباً بھڑک اٹھی۔ بازل نے نظریں اٹھا کے اس کا چہرہ جانچا۔ ایسا رویہ کب تک رہے گا یالے؟ ہمیشہ، ساری زندگی۔ میں کبھی تمہاری پذیرائی نہیں کروں گی، خود سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے، وہ تلخی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ بازل خان کی سوچتی نگاہیں اس کے اٹھتے قدموں میں الجھ گئیں جو ہر لمحہ فاصلہ بڑھا رہے تھے۔ اور پھر بازل کو حویلی سے آئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ اتنا بد دل ہو گیا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر وہاں گیا ہی نہیں۔ اب تو بابا اماں کے ساتھ چاچو بھی اسے بلانے لگے تھے، مگر وہ مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹال جاتا۔ بازل، تم نے رخصتی بھی کرانا ہے کہ نہیں؟ ایک دن اماں نے تنگ آ کے اسے خود فون کر لیا تھا۔ مجھے تو کرانا ہے اماں، آپ اپنی بہو سے پوچھیں اسے کب کرانی ہے، وہ بے دلی سے بولا تو اماں نے جواباً اسے گھرک ڈالا تھا۔ اچھا اب بس، اس نمانی پہ الزام نہ رکھ دینا، وہ تو تب بھی نہ بولی جب تم نے ایک دم نکاح کا شوشہ چھوڑ دیا، اب بھلا کیوں اعتراض کرے گی؟ اور ان کے اعتماد و یقین، وہ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ اماں کا فون بند کرنے کے بعد اس نے اسی وقت یالے سے رابطہ کر لیا۔ محترمہ، میری اماں کو اب میری شادی کا شوق ہو رہا ہے، بتاؤ کب آؤں؟ میری اجازت سے کرو گے نا؟ تو رضامندی سے تو کروں گا نا یار، ایویں 1.5 سال سے انتظار کی سولی پہ لٹکا ہوا ہوں۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر تمہاری منکوہانہ کہلا رہی ہوتی۔ اچھا، اس کا مطلب رخصتی کروا لوں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ جواب میں یالے نے بھنا کے فون بند کر دیا۔ بازل خان نے سیل فون ہاتھ میں لیا اور کچھ دیر سوچا، پھر ایک نظم ٹائپ کر کے اسے بھیج دی۔ میرے ہاتھ پر لکھ دو فیصلہ جدائی کا، اتنا مختصر لکھنا جتنی مختصر تم نے مجھ سے محبت کی، اتنا مختصر لکھو فیصلہ جدائی کا، جتنی میری سانسیں ہیں، جتنی میری ہستی ہے۔ فیصلہ جدائی کا گر طویل لکھو گی تب میں پڑھ نہ پاؤں گا، میں تو بس جدائی کے فیصلے کو پڑھنے تک زندگی کا ساتھی ہوں۔ زندگی تمہاری ہے۔ اس نے نظم یالے کے نمبر پہ سینڈ کر دی تھی، جسے یالے نے سرسری پڑھا اور اگلے لمحے اسے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اور پھر وہ ایک عجیب دن طلوع ہوا تھا، بے چینی حد سے سوا تھی۔ رات بھی یالے کو عجیب و غریب خواب نظر آتے رہے، جن کی دہشت کا احساس ابھی بھی دل میں موجود تھا۔ وہ بے کل سی ہوئی پھرتی رہی تھی۔ دن گزرا، شام ڈھل گئی، اسے بے چینی کی وجہ سمجھ نہ آ پائی۔ اماں اور بابا، یہاں تک کہ تاؤ تائی بھی ٹھیک تھے۔ وہ 2 بار صبح سے فون کر کے ان کی خیریت دریافت کر چکی تھی، ایک چکر بھی ان کے پاس لگا لیا تھا، لیکن بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اور پھر مغرب کی اذان کی پکار فضا میں گونجی تو اس نے وضو کر کے نماز کی نیت باندھ لی۔ دعا مانگ رہی تھی جب اس کے موبائل کی بیل ایک تواتر سے بجتی چلی گئی۔ گھبراتے دل کے ساتھ سیل فون تک آئی، نمبر تائی جی کے گھر کا تھا۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ یالے پتر، تو نے ٹی وی دیکھا، خبر سنی؟ دوسری سمت تائی جی، بازل کی اماں تھی۔ اونچی آواز میں زور زور سے روتے ہوئے وہ گھبرا سی گئی۔ نہیں تو تائی اماں، خیریت؟ ہم لٹ گئے یالے، برباد ہو گئے، بازل، میرا بازل مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ اسے بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور یالے کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ وہ زندگی جس کی آنکھوں میں ہر دم مسکراتی تھی، مر گیا۔ یقین کرنا محال تھا، ایک قیامت تھی جو ناگہانی ٹوٹ پڑی تھی۔ تائی اماں کو ہذیانی دورے پڑنے لگے تھے۔ تاؤ جی کی حالت بھی بے حد خراب تھی۔ پرسہ دینے کے لیے آنے والے لوگوں کو دیکھ کر وہ خود کو یقین دلایا کرتی کہ وہ واقعی مر گیا ہے، مگر یالے کو یقین نہ آتا تھا۔ وہ جس سے ایک مدت اس نے اس لیے نفرت کی تھی کہ اس کے خیال میں وہ راہ ہدایت سے بھٹک گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا، جس کے ساتھ سے بھی وہ گمراہی کا تصور کرتی تھی کہ اس کے ساتھ رہے گی تو گناہ گار ہو جائے گی، مگر شاید اس گمراہ انسان کو ایک لمحہ ہدایت کا تمام گناہوں سے پاک کر گیا ہو۔ دراصل ان دنوں شوٹنگ کے سلسلے میں بازل جس علاقے میں گیا تھا وہ سیلاب زدہ علاقے سے نزدیک ترین تھا۔ شوٹنگ کے دوران ان تک یہ اطلاع پہنچی تھی کہ اس گاؤں کی نہر کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ ایک افراتفری کے عالم میں ان کی ساری ٹیم وہاں سے اپنی جانیں بچا کر بھاگی تھی، سوائے بازل خان کے۔
اس نے وہاں آفت و پریشانی میں گھرے لوگوں کی جانیں بچانے کی مقدور بھر کوشش کی تھی، اور اسی کوشش میں وہ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ لقمۂ ازل بن جانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ٹی وی پر اس کے جذبے کو، اس کی نیکی کو سراہا جا رہا تھا۔ اسے کئی طرح کے سرکاری اعزازات سے بھی نوازا گیا، اور اس کا ذکر شہید بازل خان کہہ کے کیا جا رہا تھا کہ وہ مصیبت میں گھرے اپنے بہن بھائیوں کو مصیبت سے بچاتے بچاتے شہادت کے رتبے کو پا گیا تھا۔ 4 دن بعد اس کی لاش تابوت میں بند کر کے حویلی پہنچائی گئی تو سفر آخرت کی اس کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ پھولوں کی پتیوں کے درمیان گھرا اس کا چاند چہرہ یالے نے دیکھا تھا، اور پھر جیسے کہیں کی نہ رہی تھی۔ وہ چلا گیا اور جاتے جاتے یالے سے کیا وعدہ نبھا گیا۔ وہ ایک بار پھر جیت گیا تھا۔ یالے کے دل کو اپنا گرویدہ کر کے جو کام اس کا کول نہ کر سکا تھا، اس کا آخری فعل کر گیا تھا۔ اب وہ داسائیں کی بات سے بھی متفق تھی۔ ہاں، وہ ایسا ہی تھا کہ جسے دیکھ کر کیا آج تو اس کا ذکر سن کے بھی قافلے راہ بھول جاتے، اور یالے جانتی تھی کہ اب وہ بھی اپنی راہ بھول بیٹھی ہے کہ جس سے نفرت کا اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، وہ جاتے جاتے کیسے یالے کو اپنے عشق میں مبتلا کر گیا تھا، اور اب زندگی بھر اس کی تلاش میں یالے کو بھٹکنا تھا، جو کہ اب اس دنیا میں تو نہیں، ہاں مگر قصوں کہانیوں میں ہی زندہ تھا۔